हेलो, वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? ओके 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 ओके, चलिए सब बढ़िया। कैसे हैं सब लोग? ओके, चलिए तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे हम लोग, गवर्नर जनरल्स की बात कर रहे थे। गवर्नर जनरल से अभी तक किसी तरीके का कोई डाउट हो किसी को तो क्लियर कर सकते हो। यस यस। सर जैसे कि मेरे को डाटा मालूम पड़ा है कि लॉर्ड कैनी जो थे सर वो गवर्नर जनरल थे। हाँ सर पहले फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। हाँ। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि विलियम बेंटिंग है वो पहले गवर्नर जनरल थे। सर अभी था कौन सा? अच्छा ठीक है, देखो मैंने आपको ये बताया था, एक थे गवर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर्स, ठीक है। दूसरे थे आपके गवर्नर जनरल्स, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल जिसको हम लोग कहते थे, ठीक। तीसरे थे आपके गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते थे, और फोर्थ थे जिसको हम लोग वायसरॉयस ऑफ इंडिया कहा करते थे, ठीक है, वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें क्या था, ये जो पहले गवर्नर थे इसके अंदर मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव नाम था जो सबसे पहले आए थे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, तो ये तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया जाता है। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। ये बताया था मैंने आपको, यहाँ तक चलिए क्लियर है। तीसरा मैंने बताया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 का एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट जिसको हम लोग ने बोला था। उस चार्टर एक्ट के अंदर क्या बोला जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, ठीक है, कौन? विलियम बेंटिंग जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ये तीन अलग अलग हो गए, गवर्नर्स हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब जो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को ख़त्म करा जाता है तो यहाँ पे अब पोस्ट आने वाली है वायसरॉय की, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे कहाँ के? लंदन के, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के भी कह सकते हो आप। तो वायसरॉय ऑफ इंडिया उसको कहा जाता था। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब ये बने थे, लेकिन जब ये बने उसी टाइम पे क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। 1857 रिवॉल्ट, 1857 का जैसे ही रिवॉल्ट होता है तो कंट्रोल को डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है इसके बाद में 1858 में आता है, अभी आज बात करेंगे हम उसकी। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट कंट्रोल कौन ले लेता है? क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। अब जैसे ही क्राउन के हाथ में कंट्रोल आता है, क्राउन पोस्ट चेंज कर देता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की और बना देता है वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो वायसरॉय किससे बनाया जाएगा? जो गवर्नर जनरल रहा होगा। गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग है वहाँ के गवर्नर जनरल, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है? वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब क्लियर हुआ? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो गवर्नर जनरल थे और ये वाइसरॉय है, फिर दोनों बेहतर होते हैं। हाँ, वो आप उनको लॉर्ड कैनिंग को ये कह सकते हो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये आप इनको कह सकते हो, ठीक है। दोनों रहे थे, ये दोनों रहे थे, दोनों पोस्ट पे रहे थे। अब जब पोस्ट चेंज करी गई तो कैंडिडेट भी चेंज कर देंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पोस्ट चेंज करने के साथ में कैंडिडेट को सेम रखा, उसी को 2 पोस्ट दे दी गई थी, बस ये चेंज है बस इसमें, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? विलियम बेंटिंग हो गए थे, ये हो गए थे, लॉर्ड हार्डिंग भी हो गए थे। हाँ, लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे थे हम लोग। लॉर्ड डलहौजी से आज हम लोग को स्टार्ट करना है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक भारत के अंदर क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल रहते हैं। और गवर्नर जनरल की पोस्ट अब यहाँ कौन रहेंगे? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। विलियम बेंटिंग के बाद वायसरॉय तक कितने आए को जो भी आएगा वो कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहते हैं। इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जो हुए थे उसकी बात करते हैं। ये याद है आपको 1848 हम लोग ने एंग्लो पंजाब वॉर पढ़े थे, तो जो सेकंड वाला एंग्लो पंजाब वॉर था वो इनके टाइम पीरियड में हुआ था। 48-49 में हम लोग ने बात की थी, है ना। तो 48-49 में पंजाब पे वॉर करने के, पंजाब से वॉर करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया था, पंजाब का भी, तो पंजाब भी इनके कंट्रोल में आ गया था। दूसरी चीज़ देखो क्या है, 1848 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे सब्सिडरी अलायंस की बात की थी,
लॉर्ड वेलेज़ली के समय में 1799 में। अब सब्सिडियरी अलायंस से ही मिलता जुलता एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आया, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल में। उससे पहले ये देख लो 1853 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, जो आज के टाइम में आप रेलवे देखते हो, ट्रेन्स चलती हैं, जितना भी पूरा का पूरा प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है? 1853 में। 1853 में क्या हुआ था? बॉम्बे से लेके, ये लोकेशन आप लोग याद रखना, बॉम्बे से लेके थाने, दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है, बॉम्बे से लेके थाने, ये डिस्टेंस पड़ती है लगभग 34 किलोमीटर। इस 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बॉम्बे से थाने तक के बीच में पहली ट्रेन चली इंडिया के अंदर। किसने चलवाई? ब्रिटिशर्स ने चलवाई। इसलिए हम कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे हुआ, है ना। तो 1853 में इनके टाइम में बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की जिसकी डिस्टेंस है, एक ट्रेन चलाई गई, ठीक है। वो इन्होंने अपनी इजीनेस के लिए चलाई थी। ट्रेड करा करते तो ट्रेड को कहीं ना कहीं इधर से उधर गुड्स वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए लोग क्या करते थे? ट्रेन वगैरह, ऐसी बहुत सी ट्रेन आगे चल के इन्होंने चलाई है। 1854 वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच क्या है? ये कुछ नहीं है, एक एजुकेशनल पॉलिसी है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। क्या है? एजुकेशनल पॉलिसी है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एजुकेशनल पॉलिसी। इस तरीके की पॉलिसी है वो डिस्पैच कि आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ भारत के अंदर बनेंगी, पहला तो इन्होंने एक प्रोविज़न रखा कि इंडिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियंस जो है वो स्टडी करेंगे, ब्रिटिशर्स भी स्टडी करेंगे, या कोई भी फॉरेनर आके स्टडी कर सकता है। तो ऐसे लेवल की हमको कुछ यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, तो उस यूनिवर्सिटीज़ को कहाँ पे बोला गया? वुड्स डिस्पैच के अंदर बोला गया। इन्होंने ध्यान दिया थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, कि प्राइमरी एजुकेशन को भी इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होना चाहिए। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होना चाहिए, मतलब आपकी जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि वुड डिस्पैच के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन होगा उसको इंग्लिश मीडियम के अंदर चलना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए, है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करने के पीछे भी इसी को कहीं ना कहीं माना गया। आप लोग को यस 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 सर ये कह रहे थे सर, ये जो ब्रिटिश इन्होंने कई कॉलेज और ये सब एजुकेशन की सब बढ़ावा भी दिया है, ये लोग बताते थे कि इंडियन दे रहे हैं। अच्छा, देखो क्या होता है, दोनों चीज़ों में आप अभी अंतर समझ जाओगे। क्लर्क्स चाहिए थे जो उसका काम कर सकते। हाँ, देखो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी आप दिमाग के अंदर रख के चलते हो कि ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज़ से आए। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, हम इसी चीज़ को सोचा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए जब आते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ में वो पैरेलल भारत के इंडियन डेवलपमेंट की भी कोशिश करते हैं। इंडियन डेवलपमेंट की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनका थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट था। वो डेवलपमेंट इसलिए करते हैं कि हमको रहना इंडिया के अंदर है। ये डलहौजी कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के अंदर रह रहे हैं। अब जब इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ अगर वैसी नहीं है इंडिया में रहते हुए, तो उसका फ़ायदा ये कैसे उठा पाएंगे? इनके बच्चों को अगर एजुकेशन अच्छा लेना है तो वो एजुकेशन अगर भारत के अंदर ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराएंगे, वहाँ एजुकेशन अच्छा देंगे। तो ये भारत के अंदर जितनी भी ग्रोथ या डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है इनका। दूसरी चीज़ है, वो धोखे में साइड बाय साइड क्या हो रहा है, भारत का इंडियन डेवलपमेंट, जैसे रेलवे का अगर एग्जांपल लो, रेलवे इन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया था। पर्सनल प्रॉफिट ये था कि जितनी भी गुड्स होती थी वो गुड्स और सारी की सारी उठा के ये इंडिया से उठा के ब्रिटेन भेज दिया करते थे। इस रूट से आसान हो जाता था। पहले सी रूट चला करते थे, इन्होंने रेलवे डेवलप कर दी, अब ये रेलवे से भेज देते थे, सस्ता पड़ता था, इसलिए इन्होंने रेलवे को स्टार्ट किया। लेकिन रेलवे ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला इंडियन सोसाइटी के ऊपर, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। तो ये करते थे, जैसे एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये नहीं था कि ये भारत का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे तो फिर एजुकेशन को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। एजुकेशन को बढ़ावा देने से सिर्फ क्या होगा, एक तो इनको लैंग्वेज, कल्चर और भारत का रीजन, रिलीजन क्या है वो समझ में आएगा। दूसरी चीज़ इनको ये समझ के अंदर आएगी कि जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे अपने आने वाली जनरेशन को किस तरीके से ये लोग अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न ये था कि इनके ऊपर इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी था, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता था। जैसे आज के टाइम में कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर के समय में भी हुआ या बहुत पहले भी हुआ। यस
सिर्फ इंटरनेशनल नेशंस को जो है वो 1 पास करना लीग ऑफ नेशंस, इससे पहले कोई इंटरनेशनल देखो इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा से रहा है कंट्रीज़ के ऊपर, कोई भी कंट्री हो। जब भारत ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस है वो वर्ल्ड वॉर 1 पास करना, उसके पहले तो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं अभी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तब की मैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितनी भी होती थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशंस का मतलब मेरा कंट्रीज़ जो उस टाइम पे होती थी। जैसे अगर आप फ्रांस को लोगे तो फ्रांस हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, इन सब ने क्या करा था इंडिया के ऊपर। जर्मनी को भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जर्मनी में हिटलर के पास में पहुंच जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हमको भारत के अंदर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए, हमको इनसे आज़ादी चाहिए। तो जर्मनी सपोर्ट दे देता है सुभाष चंद्र बोस को, और ब्रिटिशर्स को समझाया जाता है कि आप जो एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के अंदर कर रहे हो वो एक्सप्लॉइटेशन आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये जर्मनी का प्रेशर था। इसी तरीके से फ्रांस प्रेशर कर रहा है, अमेरिका प्रेशर कर रहा है, किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो इस प्रेशर से उनको प्रूव भी तो करना है कि हम भारत के अंदर भैया ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए दूसरी तरफ, हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गुलामी के अंदर नहीं रखना चाह रहे हैं लोगों को। ये वो लोग इंटरनेशनली शो ऑफ के लिए भी किया करते थे। तो ये सारे रीजंस थे भारत के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के, है ना। चलिए 1854 के अंदर क्या हुआ? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज एक्ट आया। ये इंडियन पोस्ट, हाँ, उनको काम करने वाले कुछ लोग चाहिए, इसमें एजुकेशन पॉलिसी वन ऑफ द रीज़न कैन बी दिस ऑल्सो। हम एक रीज़न इसको भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं कि उनको क्लर्क्स चाहिए थे, उनको वर्कर्स चाहिए थे अपनी इंडस्ट्रीज़ में काम कराने के लिए, उसको और ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए। इसलिए वो भारत के लोगों को एजुकेट कर रहे थे, इसलिए उनको, क्योंकि क्लर्क्स वगैरह की भी ज़रूरत थी। वन ऑफ द रीज़न कैन ऑल्सो बी दिस, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न्स हैं हमारे पास में। मैंने जो मेन रीज़न्स आपकी हिस्ट्री के अंदर बताए जाते हैं वो आपको बताए थे, ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है। तो 1854 में क्या होता है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज एक्ट आ जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो आज के टाइम में आप पोस्ट ऑफिस वगैरह देखते हो, या जो लेटर्स वगैरह हमको पोस्ट बाय पोस्ट आ जाते हैं, या टेलीग्राफ सर्विसेज जितनी भी हम लोग देखते हैं, वो सारी की सारी इसी समय में स्टार्ट हुई थी 1854 के अंदर। 1854 के अंदर एक डिपार्टमेंट और बना, PWD, इसको बोला जाता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सब लोग जानते होंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। पब्लिक, हाँ, क्या करता है PWD, क्या काम होता है इसका? हाँ, रोड, एकदम रोड्स कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो डेवलप, हाँ, एकदम उनकी देखभाल करना, उसके अंदर अगर कोई नीड है, कुछ ग्रोथ की ज़रूरत है तो वो भी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखो एक 1856 के अंदर क्या हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट भी आया। विडो रीमैरिज एक्ट को लाने के पीछे रीज़न क्या था? वन ऑफ द रीज़न वॉज सती प्रथा। जो सती प्रथा को एंड कर दिया गया था, सती प्रथा को एंड करने के बाद में वो महिलाएं या वो वीमेन जो कहीं ना कहीं सिंगल रह जा रही थी, उनके हस्बैंड नहीं थे, विडोज़ थी जो, उनको कहीं ना कहीं अपनी डेली की खाना पीना चलाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ी, शादियां करनी पड़ेंगी। लेकिन ये इलीगल था, इंडियन कल्चर इसको अलाउ नहीं किया करता था। तो इन्होंने क्या करा, इसको लेके एक एक्ट बना दिया कि जो विडोज़ हैं वो फिर से शादी कर सकते हैं, रीमैरिज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज के टाइम में बहुत कॉमन है, अगर आप लोग आज के टाइम में देखोगे बहुत कॉमन। लेकिन उस समय में ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉसिबल थी, क्योंकि कल्चरल सोसाइटी का कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा करता था, इसलिए लोग इन सब चीज़ों में दूर रहा करते थे। अब यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट बन जाता और विडोज़ फिर से शादी कर सकते हैं, ये हो गया। 1856 की एक घटना है कि जो अवध है, अवध का रीजन है जो हमारा, अवध का रीजन, अवध के अंदर फैज़ाबाद, लखनऊ, अवध, इलाहाबाद, ये सारे के सारे रीजन आते थे उस समय। तो अवध का एनेक्सेशन हो जाता है, मतलब कंट्रोल में ले लेते हैं ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड डलहौजी के अंडर में अवध को कंट्रोल कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है। और यही कंट्रोल जो अवध का होता है एक रीज़न बनता है 1857 का रिवॉल्ट, जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, है ना। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या तीन प्रोविज़न्स हुए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर। पहला प्रोविज़न ये था कि अब जो इंडिया है वो इंडिया मुगल्स के कंट्रोल में नहीं है, पहली चीज़ इन्होंने क्लियर की। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला मुगल्स के बाद में जो सेकंड पावर हो सकती थी मराठास, वो मराठास भी नहीं है।
तो इंडिया के अंदर ना ही तो मुगल्स हैं ना ही मराठा, ये दोनों पावर नहीं है। अब ये दोनों पावर के जो सक्सेसर होंगे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर की बात हो रही है। जितनी भी, पहला इन्होंने बोला जहाँ जहाँ पे मुग़ल रूल, जहाँ जहाँ मुग़ल रूल था या मराठा रूल था, दोनों रूल कहीं ना कहीं पे रहे होंगे, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे मुग़ल रूल था और मराठा रूल था, वो लोग जो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते थे, वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट जैसे करते थे, वो अपने सक्सेसर को वैसे अपॉइंट करते रहेंगे। हम किसी भी तरीके का बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होगा। वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते रहें, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये हुआ मुग़ल रूल हुआ जहाँ पे, मतलब अब क्या होगा, पहले तो यहाँ पे मुग़ल रूल था, अब यहाँ पे मुग़ल रूल नहीं है जिस जगह पे नहीं था, और जहाँ पे मराठा रूल भी नहीं था, दोनों रूल जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे ये लोग इंटरफेयर करेंगे। और जो भी रूरल होंगे उनको अपॉइंट करने से पहले इनको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी भी रूलर को अपॉइंट कर पाओगे। दो टाइप की स्टेट हो गई। अब तीसरी टाइप की स्टेट वो होती थी जिसको क्या करा गया था, ब्रिटिश चार्टर के थ्रू बनाया गया था। ब्रिटिश चार्टर मतलब ऐसी स्टेट बनाई गई कुछ कि जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हुआ करती थी। उन स्टेट्स के ऊपर ये लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करेंगे किसी भी सक्सेसर की, और वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होंगी। हाँ, अपॉइंटमेंट जो सक्सेसर की होगी वो उसकी नेचुरल हायर होना चाहिए। नेचुरल हायर का मतलब वो उसका ओरिजिनल सन होना चाहिए या ओरिजिनल डॉटर होना चाहिए, तभी वो अगला सक्सेसर बन पाएगा। अगर वो एडॉप्टेड है तो वो एडॉप्टेड पर्सन किसी भी तरीके का कोई सक्सेसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को लेके मुद्दा उठा था झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने, क्या करा था, अपोज किया था, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन को अपने वहाँ का रूलर डिक्लेयर करना चाहती थी। नहीं, एडॉप्टेड सन वाली बात क्या होती थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश चार्टर के अंडर में जो स्टेट बनी थी ये सिर्फ उसी पे उसी के ऊपर लागू होती थी, वरना इन दोनों के ऊपर ये लोग अपना जो भी चाहें उसको अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। ये वहाँ लागू नहीं थी। यस सर, रिवोल्ट ऑफ 1857 पर ये डॉक्यूमेंट लैब्स अबॉलिश कर दिया गया था, सर हटा दिया गया था। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अबॉलिश किया गया था 1861 में, बाद में जब अभी ये जब लागू हुआ है, क्योंकि तब कोई ज़रूरत बची नहीं थी। डायरेक्ट क्या हुआ था, क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने रूल को अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की कोई ज़रूरत नहीं बची थी। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की ज़रूरत क्यों पड़ी बताओ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की इसीलिए तो ज़रूरत पड़ रही है कि वहाँ सक्सेसर अपॉइंट करो, नेचुरल को करो या ना करो, ये सब चीज़ों के लिए पड़ रही है। अब डायरेक्ट जब कंट्रोल ही क्राउन का है तो वो कंट्रोल क्राउन का, तो वो अपने वाइसरॉय को अपॉइंट करेगी ना वहाँ पे, तो वो डायरेक्ट वाइसरॉय अपॉइंट होता था, वो पूरी इंडिया के ऊपर रूल करता था। एकदम होते हैं, राजा भी होते हैं आज के टाइम में, नवाब भी होते हैं, और मुगल्स के भी। हाँ हाँ, तभी तो जो है वो कुछ रीजन्स थे जहाँ प्रिंसली स्टेट प्रिंस रूल किया करते थे, प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट क्या होते थे? प्रिंसली स्टेट्स वैसे स्टेट होते थे जहाँ पे राजा जो होता था उसको अपॉइंट करके छोड़ दिया जाता था, और उनको एक क्या तरीके की कहीं ना कहीं उनको वो दे दी जाती थी, छूट दे दी जाती थी कि चलो आप इस राज्य के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड करता था, ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि ये कंट्रोल करते थे। ऐसा तो मुग़ल के टाइम में भी हो रहा है, मुग़ल्स ने भी हैदराबाद को, अवध को और आपके मराठास को, मैसूर को क्या इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ स्टेट्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था, प्रिंसली स्टेट जिनको नाम दिया गया था कि आप राजा महाराजा हैं, हम आप राजा महाराजाओं को टच नहीं करेंगे, आप अपना जो भी लेके चल रहे हो रूल, उसको रूल को लेके चलते रहो, कोई इशू नहीं। लेकिन ये प्रिंसली स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी एक एक्ट लेके आए ये, और उस एक्ट के थ्रू वो भी ख़त्म हुआ, उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे सब खत्म करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। चलिए, लॉर्ड कैनिंग जिसको लेके अभी बात चल रही थी, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और आप कह सकते हो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं, फर्स्ट वाइसरॉय भी हैं। उसके पीछे रीज़न, अभी पीछे हमने क्या देखा था, 1857 में क्या हुआ कि 3 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई।
ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। उन 3 यूनिवर्सिटी से पहले ये देखो हमने क्या देखा था अभी यहाँ पे, ये वुड्स डिस्पैच जो आया था, इस वुड डिस्पैच में हम लोग बात कर रहे थे ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी, कैसे की जाएंगी। तो इसके अंदर प्रोविज़न लाया गया और बोला गया कि 1847 में यूनिवर्सिटी सेटअप हो जानी चाहिए। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। ये 3 यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ सेटअप हुई वो हैं आपके कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे, 3 जगह आपकी ये यूनिवर्सिटी सेटअप होती हैं। 3 यूनिवर्सिटी, सबसे पहला काम लॉर्ड कैनिंग आके भारत के अंदर यही करते हैं। अब 3 यूनिवर्सिटी सेटअप होने के बाद में क्या होता है, 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, या आप बोल सकते हैं आपकी फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन फॉर फ्रीडम। ठीक, कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन फॉर फ्रीडम का भी नाम दिया है कि पहला ऐसा रिवॉल्यूशन था जो फ्रीडम के लिए, ब्रिटिशर्स से फ्रीडम के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो समझना ज़रूरी है। बिना वो समझे आपको ये विक्टोरिया डिक्लेरेशन, इंडिया काउंसिल एक्ट या ये पील कमीशन की रिकमेंडेशन समझ में नहीं आएंगे, या आगे जितनी भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके डाउटफुल रह जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट के शुरू होने का रीज़न क्या था वो पता होना हमको सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ। नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे का नाम सुना? हाँ, तो मंगल पांडे से कहानी हम लोग शुरू करेंगे अपनी। मंगल पांडे जो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के अंदर सोल्जर थे। कौन थे? सोल्जर थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री का मतलब सेक्शंस होते हैं कुछ सोल्जर के डिपार्टमेंट में, कुछ इस तरीके की इन्फेंट्रीज होती हैं, फर्स्ट इन्फेंट्री, सेकंड इन्फेंट्री, इस तरीके की 34th इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे। ठीक है, कहाँ से सोल्जर थे ये? बंगाल से सोल्जर थे। ठीक, लेकिन इनको क्या करा गया था, बैरकपुर भेज दिया गया था। बैरकपुर एक जगह है आपकी, बैरकपुर एक जगह है, ये जगह पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। अब जब वेस्ट बंगाल के अंदर ये पहुँचे बैरकपुर के अंदर, तो बैरकपुर के अंदर क्या हो रहा था कि वहाँ पे कुछ जो पिस्टल्स वगैरह आपकी जो होती हैं, ठीक है, पिस्टल्स वगैरह के अंदर क्या है, कुछ कार्टिजेज़ यूज़ होती हैं। अगर आप पुराने टाइम के देखोगे तो उसमें कार्टिज यूज़ होती थी कुछ। अब कार्टिज जो होती थी उसको ओपन करने के लिए दांत से ऐसे खींचना पड़ता है उसको, है ना, तभी उसके अंदर बारूद डाल सकते हैं और बारूद डाल के वो चलेंगे, जिसको हम लोग गोली बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो इस तरीके का ये प्रोसेस हुआ करता था, इस तरीके से चलती थी, तो इन लोग को क्या करा जाता था, वो कार्टेजेस खोल के और बारूद को उसमें भरने के लिए ये काम भी सोल्जर्स का होता था। तो इन्होंने क्या करा, वो कार्टेजेस यूज़ करने से मना कर दिया कि हम वो कार्टेजेस यूज़ नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इनसे पूछा कि कार्टेजेस यूज़ ना करने का रीज़न, तो इन्होंने बोला रीज़न पहला तो काऊ है और दूसरा रीज़न पिग है। ठीक है, एक काऊ एनिमल है, एक पिग एनिमल। काऊ एनिमल और पिग एनिमल, इन दोनों की क्या थी, जो चर्बी होती है उस चर्बी से इसको बनाया जा रहा था। ठीक है, जो कार्टिजेज होती हैं उन कार्टिजेज को किससे बनाया जा रहा है, काऊ और पिग की चर्बी से बनाया जा रहा है। तो भारत के अंदर 2 समुदाय मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं, कौन कौन से, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ठीक है, अगर आप काऊ को देखेंगे तो काऊ होली फॉर हिंदूज, और पिग की बात करेंगे तो ये अनहोली फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि काऊ और पिग से बनी हुई चर्बी की जो कार्टिजेज हैं उन कार्टिजेज को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला जो इंडियन सोल्जर्स थे। अब इंडियन सोल्जर्स की बात को ना मानते हुए इन्होंने उनके साथ में ज़बरदस्ती करी, आपको तो यूज़ करना पड़ेगा और नहीं यूज़ करोगे तो फिर हमारे पास और तरीके हैं। ये सब देखने के बाद में मंगल पांडे ने क्या करा, 29 मार्च डेट आप लोग याद रखोगे, 29 मार्च, ठीक, 1857 की बात थी। 29 मार्च 1857 के अंदर एक ऑफिसर था जो लगातार एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था उन इंडियंस का, उसका नाम था बेनेट हेर्सी। क्या नाम था? बेनेट हेर्सी। बेनेट हेर्सी एक ऑफिसर था जो इस पूरी 34th इन्फेंट्री को लीड कर रहा था। उस ऑफिसर को इन्होंने क्या करा, मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया उस ऑफिसर का। अब जब उस ऑफिसर का मर्डर कर दिया कब, 29 मार्च 1857 के अंदर,
तो इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी की सज़ा की डेट आप लोग याद रखोगे 8 अप्रैल 1857 के अंदर क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 जैसे ही निकला तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे कि इंडियन सोल्जर्स को आपने क्या करा है, फांसी दे दी है, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। इस वजह से जितने इंडियन सोल्जर्स थे सब के सब क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। ये डिसीजन कहीं ना कहीं हो गया इन लोगों के बीच में, तो ये रिवोल्ट करने को तैयार हो गए। मंगल पांडे पहला रीज़न बन गया आपके रिवोल्ट का। एक रीज़न मैंने आपको बताया एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जो एनेक्सेशन था उसने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के मन में डाली कि ब्रिटिशर्स लगातार हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ है उसको पोल्यूट करते चले जा रहे हैं और हमारी सोसाइटी को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध भी एक रीज़न बना। बाद में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स निकल के आए वो अवध से सोल्जर्स निकल के गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, 2-3 रीज़न हमको यहाँ से पता लग गया। तो जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो रिवॉल्ट होते टाइम सबसे पहले क्या हुआ, मेरठ जगह सभी लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो मेरठ से क्या होता है, कुछ पैदल सेनाओं की टुकड़ी जो होती है, मतलब कुछ पैदल सोल्जर्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं अपने घर से, ठीक है। अपने घर से ये मेरठ से लोग निकलते हैं कुछ 10 मई 1857 के अंदर। 1857 10 मई में मेरठ से कुछ लोग पैदल निकल जाते हैं और ये जाते कहाँ हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी भी मुग़ल जो क्राउन प्रिंस थे, कौन, बहादुर शाह जफ़र, वो अभी भी वहाँ पे रह रहे थे, उनका रेजिडेंस ये था। तो इन लोग को ये बात पता थी अगर जिससे सत्ता अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ली है, शासन अपने हाथ में लिया है, तो वही शासन या सत्ता से हटा के वापस से रूल इनको ले सकता है, इनसे रूल ले सकता है। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसको हटाने के लिए ज़रूरी क्या है कि मुगल्स के पास जाना ज़रूरी है। तो ये सब के सब पैदल कहाँ चलते हैं, दिल्ली, क्योंकि एक लीडर चाहिए होता है और एक लीडर के लिए इन्होंने सबसे पहले किसको ढूंढा, बहादुर शाह जफ़र को। तो ये दिल्ली पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफ़र के पास में और 12 मई को जाके क्या करते हैं, वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया जाता है 12 मई 1857 के अंदर। और जब 12 मई 1857 के अंदर रिवोल्ट होता है, बहादुर शाह जफ़र जब रिवोल्ट करते हैं वहाँ पे इन सारी सेनाओं के साथ में, सब सेना को इकट्ठा करके, तो वहाँ से दिल्ली के अंदर से सारे ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। वापस से दिल्ली के अंदर कैप्चर कौन कर लेता है, बहादुर शाह जफ़र कर लेते हैं और जो सोल्जर्स वहाँ पे गए हुए थे। अभी इस चीज़ का जश्न ही मना रहे होते हैं सारे के सारे लोग कि कुछ लोकल रूलर्स जो थे, रीजनल रूलर्स जो थे, जैसे हैदराबाद के निज़ाम ले लो आप, गोरखा के ले लो आप, या कुछ आपके ऐसे जो मराठास थे या राजपूत थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को फेवर करके दिल्ली की सल्तनत जो थी वो वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हैंड ओवर करवा दी। तो ये दिल्ली का जश्न अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली की सत्ता को वापस से छीन लिया जाता है और ब्रिटिशर्स यहाँ सत्ता को ख़त्म कर देते। तो यहीं से जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून जेल में भेज दिया जाता है और यहाँ से इनका किस्सा ख़त्म। अब मुग़ल की कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं बची। तो 1857 में मेरठ से ये हो गया। इसी तरीके से जैसे मेरठ से हुआ, दिल्ली से हुआ, बहुत जगह थी भारत के अंदर जो जगह जगह से रीजन्स ऐसे थे, उनके लीडर्स जो थे वहाँ से लीड करके 1857 के रिवॉल्ट को वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना चाह रहे थे और अपने एरिया को कैप्चर करना चाह रहे थे। ऐसी लिस्ट मैंने आप लोग के सामने इसमें रखी है 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। रिवॉल्ट का प्लेस, जैसे दिल्ली की बात की थी हम लोग ने, इंडियन लीडर कौन था उस समय, बहादुर शाह सेकंड, या इनको जफ़र भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। और ब्रिटिश ऑफिशियल कौन था जिसने उस जो आपका रिवॉल्ट उठा था उस रिवॉल्ट को दबाया, किसने सप्रेस किया, वो सप्रेस करने वाला लीडर कौन था यहाँ पे, जॉन निकोलसन। इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट रखी हुई है। लखनऊ से किसने किया, बेगम हज़रत महल ने, कानपुर से नाना साहेब ने, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर से तात्या टोपे। झांसी और ग्वालियर दोनों मिलके लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ से लीड कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से बरेली की बात करो तो खान बहादुर खान ने यहाँ से लीड किया। बिहार की बात करो तो कुंवर सिंह ने यहाँ से लीड किया। ये वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग चाहो तो छोड़ भी सकते हो। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में एंट्री करने वाला बेटा सतारा था। सतारा रीजन आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। ये 1848 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर गया था, ठीक, क्लियर। तो सतारा की बात है।
चलिए, तो ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने सप्रेस्ड किया था वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इंडियन लीडर्स कौन कौन से थे और प्लेसेस वो कौन कौन से थे जहाँ से उसको लीड किया जा रहा था। तो ये तो आपको याद ही रखना है। इस तरीके से और भी हैं, जैसे फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह कर रहे हैं, और इलाहाबाद से मौलवी पीर अली कर रहे हैं। ऐसे बहुत से नाम आपके सामने, लंबी सी लिस्ट है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग के सामने, इसको एक बार रोकेंगे, विजिट करेंगे यहाँ पे और इसको लर्न कर लेंगे हम लोग की लिस्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर वो सारे लीडर्स जिनको सप्रेस कर दिया गया और जो रिवॉल्ट था वो रिवॉल्ट को दबा दिया गया। दबाने के बाद में क्या होता है रिवॉल्ट को, क्योंकि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग गया था कि ऐसे रिवॉल्ट जगह जगह पे हो सकते हैं, उठ सकते हैं ऐसे रिवॉल्ट, तो डायरेक्ट कंट्रोल हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो 1858 का क्या होता है, विक्टोरियाज डिक्लेरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। इस 1858 के एक्ट में बोला जाता है कि डायरेक्ट रूल किसके हाथ में आएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आएगा। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट रूल आ जाता है। विक्टोरिया अपने आप को क्वीन डिक्लेयर कर देती हैं वहाँ से कि डायरेक्ट रूल किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में है। और ये यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक रूल कर रही थी इसके हाथ से पूरा रूल ख़त्म हो जाता है। पहले ट्रेड ख़त्म हो गया, ट्रेड के बाद में अब क्या हुआ, पूरी तरीके से रूल भी ख़त्म हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। और वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने का रीज़न क्या है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे ये हो जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक 15 मेंबर की कमेटी भी बनाते हैं, एक 15 मेंबर्स की कमेटी भी बनाते हैं। और 15 मेंबर की कमेटी में सारे ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे, इन्होंने बोला हम इंडियंस को भी रख लिया करेंगे, है ना। एक तरीके की क्या कर रहे हैं, इंडियंस को थोड़ा लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई हम तुमको भी रिप्रेजेंटेशन दे तो रहे, तो तुम चुपचाप रहो हमारे यहाँ, रिवोल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के भी काम करे इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 1861 का क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। अब जो चाहे एक्ट को वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो यहाँ से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया जाता है कब, 1861 के एक्ट से। यही वाला एक्ट था जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म करके अब पूरा का पूरा कंट्रोल, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो मराठास हों, या किसी भी रीजनल पावर को, प्रिंसली स्टेट्स को भी हम छोड़ लें, उनको छोड़ते हुए सारे के सारे डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे ब्रिटिश क्राउन के। प्रिंसली स्टेट्स भी हालांकि ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थे, लेकिन उनको क्या थी, एक्स्ट्रा पावर्स कुछ कहीं ना कहीं थी। जैसे अभी तक कश्मीर में हुआ करता था, कश्मीर भी भारत का पार्टी तो था, लेकिन आर्टिकल 370 का लगते हुए हम लोग क्या करते थे, उसको स्पेशल प्रोविज़न दिया करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही डायरेक्ट कंट्रोल में आया, अब स्पेशल प्रोविज़न ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही पहले कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी अपने हाथ में ऐसे ही स्पेशल स्टेटस रखा करते थे, ठीक। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ये भी ख़त्म कर दिया गया। अब आया पील कमीशन आपका, ठीक है। पील कमीशन क्या था भाई, पील कमीशन क्या था कि ये था आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी क्या होगा, फिर से होगा। क्या हुआ है, बवाल तो मंगल पांडे से शुरू हुआ, आर्मी के पर्सन से स्टार्ट हुआ था। तो इनको क्या पता था कि जो हमारे वफादार आर्मी के अंदर नहीं रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे रिवॉल्ट बार बार करेंगे। तो ऐसे रिवॉल्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। जो लोग हमारे फेवर में नहीं हो उन सबको निकाल के फेंको आर्मी से। जैसे बंगाल के लोग हो गए, अवध के लोग हो गए, महाराष्ट्र के लोग हो गए, ऐसे लोगों को आप लोग, इन लोग ने क्या करा कि बाहर निकालो, आर्मी से बाहर करो। ऐसे लोगों को लो आर्मी के अंदर जिन्होंने या तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, या तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, एकदम शांत रहे। ऐसे लोग कौन थे, ऐसे लोग थे गोरखास, ठीक है। ये नाम बता रहा हूँ मैं आपको कि ये नाम कौन से थे जो आर्मी के अंदर अपॉइंट हुए थे बाद में। जैसे गोरखास थे, नॉर्थ प्रोविंस के लोग थे। नॉर्थ प्रोविंस का मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं दिल्ली का रीजन हो गया, कश्मीर का रीजन हो गया, हरियाणा का रीजन हो गया, इधर लाहौर के रीजन पे आ जाओ, पंजाब के रीजन पे आ जाओ, ठीक है। तो नॉर्थ प्रोविंस के लोग हो गए। और तीसरा हो गया कि कुछ सिख्स भी थे, सम सिख्स वर ऑल्सो देयर। तो कुछ सिख्स भी थे जिन्होंने क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को या तो फेवर किया या तो उनके फेवर में अगेंस्ट में कुछ किया नहीं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने क्या करा, प्रायोरिटी दी और ऐसे लोगों को अपनी सेना के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने एक नई सेना बनाई। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद में कोई भी ऐसा बड़ा रिवॉल्ट भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं हुआ। कब तक, जब तक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ से आइडिया ऑफ इंडिया
आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप होता है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वहाँ से डेवलप होता है, तब तक किसी भी तरीके का कोई रिवॉल्ट इन्होंने रोक के रखे थे इन सारे रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये था बड़ा टॉपिक इसके अंदर जो हम लोग ने देख लिया। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं हम लोग। लॉर्ड मेयो जो थे 1869 से 72 तक क्या वॉइस रहे भारत के। इनके समय में क्या हुआ, सेंसस स्टार्ट हुआ था। सेंसस जो आज के समय में हर 10 साल के अंदर सेंसस होता है, जिसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन को जज किया जाता है कितनी पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। लेकिन ये पहला सेंसस था तो ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था। ठीक है, मतलब कुछ डेटाज जो थे सब इधर उधर बिखराए थे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं थे। तो पहला सेंसस अनऑर्गेनाइज फॉर्म में किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड मेयो ने 1872 के अंदर। इतना जानना है इनके बारे में। उसके बाद में लॉर्ड लिटन आते हैं। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक रहते हैं और इनके समय में क्या होता है, पहला दिल्ली दरबार होता है। यह है फर्स्ट दिल्ली दरबार। ठीक है, दरबार जैसे मुगल्स के टाइम में लगा करते थे, इन्होंने क्या करा, दरबार लगाने स्टार्ट किए इंडिया के अंदर। तो ये पहला दिल्ली दरबार हुआ। इस दिल्ली दरबार के अंदर क्या हुआ, विक्टोरिया जो क्वीन थी, इन्होंने पहली तो चीज़ कैसरे हिंद की उपाधि, कैसरे हिंद का क्या करा, एक उपाधि ली, दर्जा लिया, और उस कैसरे हिंद के दर्जे के थ्रू इन्होंने इंडिया को क्या करा, पूरी तरीके से क्वीन ऑफ इंडिया के अंदर अपने आप को घोषित कर दिया। 1858 मैंने बताया था, कंट्रोल को डायरेक्ट अपने हाथ में लेके क्वीन को डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने। अब ऑफिशियली इन्होंने क्या करा है, अब पूरी तरीके से ऑफिशियली इन्होंने क्या करा है, अपने आप को क्वीन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ऑफिशियली जब पूछे आपसे, एक पूछेगा कि 1858 के अंदर जो एक्ट आया था उसके अंदर इन्होंने अपने आप को क्वीन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 1858 के बाद 1877 जो दिल्ली दरबार हुआ, वो दरबार लगा के इन्होंने बता दिया कि भारत की पूरी जनता के ऊपर जो एक रानी या महारानी रहेंगी वो कौन रहेंगी, क्वीन विक्टोरिया रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने वहीं से कैसरे हिंद का टाइटल भी लिया था। कैसरे हिंद का टाइटल महात्मा गांधी के पास में भी था। एक ऑप्शन आपसे कभी पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के पास भी कैसरे हिंद का टाइटल था। 1878 के अंदर इनके टाइम में कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट आए। ठीक है, वो कौन से एक्ट थे, जैसे आर्म्स एक्ट था। आर्म्स का मतलब जितने भी हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको रखने का आपके पास में राइट है या नहीं है, उसको लेके एक एक्ट बन गया। और ये एक्ट क्या था, पूरी तरीके से इंडियंस और जो आपके फॉरेनर्स थे या ब्रिटिशर्स थे उसमें डिवीज़न करता था। मतलब जितने भी फॉरेनर्स हैं, अगर वो इंडिया में रह के आर्म्स को रखेंगे तो उनको किसी भी तरीके की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडियन आर्म्स को रखेगा तो उस इंडियन को क्या होगा, एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा उन आर्म्स को रखने के लिए। इसलिए इस आर्म्स एक्ट को ये लेके आए 1878 के अंदर। इसका बहुत अपोज हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा, मीडिया जितनी भी आपकी प्रिंटेड मीडिया थी उस टाइम पे, न्यूज़पेपर मैगजीन्स बना करती थी, उन न्यूज़पेपर मैगजीन्स के ऊपर इन्होंने क्या करा, एक तरीके से पूरा प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर कि कोई भी ऐसी मैगजीन्स या कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर्स नहीं छपेंगे जिसके अंदर हमारी किसी भी पॉलिसी को गलत कहा जाए। तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला गया। सिविल सर्विसेज के अंदर चेंजेस, सिविल सर्विसेज जो कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस आईपीएस डीएम डीसी बनते हैं जो आप, तो इन्होंने क्या करा, उसके अंदर चेंजेस किए। कुछ चेंजेस ऐसे किए, पहले एज होती थी 21 ईयर्स, ये मैक्सिमम एज थी इनके समय में कि इतनी एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी का, आईएएस या डीएम या डीसी बन सकते हो। उसके बाद आपके अटैम्प्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, एज भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इन्होंने उसको कम करके कर दिया 19 ईयर्स। कितना कर दिया, 19 ईयर्स। मतलब आप 18 ईयर्स से एग्ज़ाम देना शुरू करोगे और 19 ईयर्स आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा। सिर्फ एक मौका मिलेगा आपको सिविल सर्विसेज के अंदर जाने का। तो इन्होंने क्या करा, ये कर दिया। इसको लेके भी बहुत अपोज हुआ। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट इनके टाइम पे कौन कौन से रहे, आर्म्स एक्ट रहा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहा और सिविल सर्विसेज। 1877 का दिल्ली दरबार आपको याद रखना है। इनके बाद में लॉर्ड रिपन 80 से लेके 84 तक आते हैं। इनको रिफॉर्मरिस्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत बड़े सुधारवादी वायसराय थे, ये रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक है, तो इनके समय में क्या हुआ, वो तीनों जो एक्ट अभी हम लोग ने बात की थी, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सिविल सर्विसेज एक्ट, ये तीनों एक्ट को इन्होंने रिपील्ड या ख़त्म कर दिया। इस तरीके का कोई भी एक्ट भारत के अंदर लागू नहीं होगा। इन्होंने पहला काम ये किया। ठीक है, दूसरा क्या करा, 1881 के अंदर इनके टाइम में रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो गया। जो लॉर्ड मेयो के टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, इस समय क्या हुआ, रेगुलर या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे सेंसस स्टार्ट हो जाता है 1881। 1882 में हंटर कमीशन आता है।
हंटर कमीशन किस लिए आता है? सिर्फ एजुकेशन के लिए। हंटर कमीशन को बोला जाता है सिर्फ किसके लिए आता है? एजुकेशन के लिए। एक हंटर कमीशन और आया था, वो जब हम जलियांवाला बाग पढ़ेंगे 1919 के अंदर, तो वहाँ पे भी एक हंटर कमीशन आया था। तो वो वाले के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। वो आया था आपका हंटर कमीशन रिपोर्ट आई थी, वो आई थी कि कौन कल्प्रिट था उस समय में और कौन विक्टिम्स थे, इसको प्रूफ करने के लिए आया था। ये हंटर कमीशन आया है एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए, इंडिया के अंदर और एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप कैसे हो सकता है। ठीक, उसके बाद में 1882 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझते हो आप लोग क्या होती है? किसी को कोई आइडिया? यस सर। क्या होती है? पंचायती बोला किसी ने अभी, PRI, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पंचायत होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, जो आप लोग चेयरमैन एयरमैन के इलेक्शन नहीं देखते रहते हो, छोटे छोटे वार्ड मेंबरी वगैरह के इलेक्शन होते हैं, तो ये क्या होता है? थर्ड पिलर होता है। थर्ड पिलर होता है आपका। फर्स्ट पिलर आपका क्या है? फर्स्ट पिलर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ओन करती है। सेकंड पिलर आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और तीसरी होती है जो आपका थर्ड पिलर होता है, वो होता है PRI। ठीक है, तो जितनी भी आपके PRIs हैं, तो वो PRIs थर्ड पिलर होती है, मतलब जितने भी आपके इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायती राज ही लेवल के, ठीक है, तो वो आते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को, इसलिए क्योंकि इन्होंने इस थर्ड फॉर्म को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया था कि पावर सिर्फ एक हाथ में हमारे नहीं रहनी चाहिए, पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। तो सेंट्रल, स्टेट और फिर तीसरी पावर किसके हाथ में हो जाएगी? वो आपकी इस म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। 1883 के अंदर जो लास्ट पॉइंट है आपका, वो था इल्बर्ट बिल आया था एक। ठीक है, इल्बर्ट बिल था। इल्बर्ट बिल आया तो इल्बर्ट बिल के अंदर बोला गया कि भारत के अंदर जो भी आपके जुडिशरी सिस्टम है, उस जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो भी आपकी अदालतें हैं, उन अदालतों के अंदर क्या करा जाएगा? एक जज अपॉइंट किया जाएगा। वो जज इंडियन होगा, और वो इंडियन जज जो होगा, अगर किसी ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके की कोई गलती की है या वो कल्प्रिट पाया जाता है, तो उसको सज़ा देने का अधिकार किसका होगा? वो इंडियन जज का होगा। ठीक है, ये तो फेवर में हो गया इंडियंस के कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने क्या करा, जितने भी ब्रिटिशर्स थे इसको लेके अपोज करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपोज किया कि इल्बर्ट बिल तो अगेंस्ट में है ब्रिटिशर्स के, कि इंडियंस तो हमको सज़ा ही देंगे, इसलिए आप इंडियंस को हटाओ, तो इल्बर्ट बिल के अंदर क्या किया गया? एक जो आपका इंडियन जज होगा, इंडियन जज तो होगा ही होगा, साथ में इन्होंने क्या करा, लॉर्ड रिपन ने, हम क्या करेंगे, एक सबऑर्डिनेट रख देंगे। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट रख देंगे। वो सबऑर्डिनेट क्या हुआ करेगा? वो ब्रिटिशर हुआ करेगा या ब्रिटिश जज हुआ करेगा। वो ब्रिटिश जज जब तक आपको नहीं बता दे कि ये सही डिसीज़न आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तब तक आप जो है उसको डिसीज़न को नहीं ले सकते, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खास करके। तो इसको लेके फिर इंडियंस ने अपोज करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों रीज़न बने कहीं ना कहीं इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी को लेके। तो इल्बर्ट बिल को ही इन्होंने क्या करा? कैंसिल कर दिया, इल्बर्ट बिल को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल एक एक्ट था। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन को रिफॉर्मरिस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके बाद देखिए लॉर्ड डफरिन आते हैं। लॉर्ड डफरिन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए हम लोग याद रखते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है ना, उसी का एक फॉर्म था, जो डिवीज़न आज के टाइम में भी चला आ रहा है ना। तो वो डिवीज़न था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1885 के अंदर हुआ। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसमें हर साल क्या होती थी? मीटिंग्स होती थी। हर साल इसकी बेंच बैठा करती थी और बेंच बैठ के एक मीटिंग किया करती थी। तो 1885 से लेकर 1947 तक हर साल इसकी मीटिंग्स हुई हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो वो मीटिंग्स को हम लोग को याद नहीं करना है, लगभग 60+ मीटिंग्स हैं हमारे पास में। ये सब मीटिंग्स को हमको याद नहीं रखना है। उन मीटिंग्स को हमको याद रखना है, जैसे उन गवर्नर जनरल या वाइसरॉय को हम लोग याद रख रहे हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके टाइम में बहुत बड़े कोई इंसिडेंट हो रखे हैं, उन्हीं को हम लोग याद रख रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, जैसे 1885 हमको ये वाला कांग्रेस का सेशन याद रखना है।
कि ये कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ और कब हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है कांग्रेस का, है ना। इसी तरीके से लास्ट सेशन हमको याद रखना है कांग्रेस का कब हुआ कहाँ हुआ। इसी तरीके से हमको ये सेशन याद रखना है कांग्रेस का कि भारत ने पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया, वो उस इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर कब किया गया। हमको इस तरीके के कुछ सेशंस याद रखने, वो मैं आपको आगे बताता चला जाऊँगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब होता है, 1885 के अंदर होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से होता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी, ठीक है, वो पार्टी 1883 के अंदर बनती है, ठीक। उस 1883 में वो पार्टी को बनाने वाले कौन थे, सत्येंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, देख लेना, ठीक है। सत्येंद्रनाथ बैनर्जी थे इस पार्टी को बनाने वाले। 1883 के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनती है यही कन्वर्ट होकर 1885 में क्या बन जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, ठीक है। और जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो इसके पीछे जो मेन पर्सन आता है उसका नाम है A.O. ह्यूम। क्या नाम है, A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम को जाना जाता है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल था, IAS ऑफिसर रहा था भारत के अंदर। तो इसने लॉर्ड डफरिन के साथ में क्या करा, मिलके कहीं ना कहीं बोला जाता है सेफ्टी वॉल थ्योरी, किसी ने इसको नाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि ये एक सेफ्टी वॉल थ्योरी का कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है कि ब्रिटिशर्स एक ऐसी संस्था या फिर से एक लॉलीपॉप हाथ में दे रहे हैं इंडियंस के कि एक पार्टी मिल जाएगी, इंडियंस को कुछ पोस्ट दे देंगे, फिर इंडियंस क्या करेंगे, अपोज नहीं करेंगे। इसलिए इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह भी कुछ लोग जानते हैं। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहीं ना कहीं बना। बाद में ये सब थ्योरी क्लियर हुई कि सेफ्टी वॉल थ्योरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ इंडियंस जो थे वो अपने राइट्स को कहीं ना कहीं लेने के लिए, और कुछ ऐसे लीडर्स थे जो उनको राइट्स दिलवाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो दोनों तरीके की थ्योरी है, हमारे ऊपर मानना कौन सी है, जो नेशनलिस्ट टाइप की थ्योरी है। नेशनलिस्ट यही बोलते हैं कि भारत अपने जो जनता थी या पब्लिक का फेवर था उसको दूसरे को मतलब ब्रिटिश इंडिया के सामने रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तो 1885 में पहला सेशन होता है आपका बॉम्बे के अंदर। कहाँ होता है, बॉम्बे में पहला सेशन होता है। और इसको जो लीड करते हैं वो करते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। पहले सेशन को 1885 को कौन लीड करता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 के। इसके बाद के बहुत से सेशन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका फॉर्मेशन हो चुका है। किसके टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। हमको ये याद रखना अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। लॉर्ड कर्जन उसके बाद में आ जाते हैं। लॉर्ड कर्जन को हम लोग देख लेते हैं 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। ये इतना कंट्रोवर्शियल गवर्नर था, वाइसरॉय था भारत का, जिसके टाइम पे बोला यस 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 यस। अच्छा टाइम ओवर हो गया, हाँ रुक जाओ 5 मिनट, टॉपिक ख़त्म कर लें, टॉपिक ख़त्म करने के बाद में करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, 1899 से लेके लॉर्ड कर्जन आए 1905 तक। और इनके टाइम में क्या हुआ, पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया गया एंड्रयू फ्रेजर के समय में, ठीक है। पुलिस कमीशन जो आज के टाइम में आप पूरे पूरे ऑफिसर्स देखते हो, पूरा पूरा एक हेड चलता है, SP DSP, ठीक है, ये सारे के सारे जो हेड चलते हैं वो सारा का सारे पुलिस कमीशन जो होता है वो इनके समय में 1902 से 3 तक हो गया, ठीक है। 1903 में पहला दिल्ली दरबार याद है 1877, ये सेकेंड दिल्ली दरबार होता है आपका 1903 में। इसके अंदर क्या है, क्वीन के बाद में अब एडवर्ड 7th जो है उनको भारत का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। तीसरा रीज़न आपको इसके अंदर याद रखना है, इनके समय में मेन रीज़न जो था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का डिवीज़न किया गया। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ईस्ट बंगाल था और असम था जिसको ढाका कैपिटल बनाया गया, और एक सिर्फ बंगाल था जिसका कलकत्ता कैपिटल बनाया गया। तो इसको डिवीज़न करने के पीछे जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन ये क्लियर होके आई कि इन्होंने जो डिवीज़न किया था बंगाल का वो डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे किया था, कि मतलब 2 टाइप के लोगों को अलग अलग कर दिया जाए तो जो स्ट्रेंथ बनती है इन लोगों की
वो स्ट्रेंथ यहाँ से मिनिमाइज़ होगी, और मिनिमाइज़ होकर ये किसी भी तरीके का रिवॉल्ट हमारे अगेंस्ट में नहीं कर पाएंगे। इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 के अंदर। मतलब हिंदू मुस्लिम डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, बंगाली और उड़िया बोलने वाले रीजनल लोग थे जो वहाँ के, उन दोनों के बीच में भी डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न कुछ इसी तरीके से किया गया। तो इस डिवीज़न को लेके क्या हुआ, बंगाल के अंदर ऐसा डिवीज़न कर दिया गया, और डिवीज़न का क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। वहाँ के लोकल लोगों ने, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में क्या हुआ, एक स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से लेकर 11 तक। आप लोग के टाइम में भी आप लोग ने स्वदेशी मूवमेंट देख लिया। वो स्वदेशी मूवमेंट कि किसी भी तरीके की कोई चाइनीज़ गुड्स को नहीं खरीदा जाएगा। जब चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, ना ही तो चाइना की बनाई हुई किसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, ना ही चाइना की बनाई हुई किसी चीज़ को भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो स्वदेशी मूवमेंट एक तरीके से था, और ये उसका लार्ज पार्ट था स्वदेशी मूवमेंट, जिसके अंदर सारी की सारी गुड्स और जो भी यूज़ की जाएंगी वो इंडिया के लोग ही बनाएंगे और इंडिया के लोगों की ही यूज़ की जाएंगी। इवन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खुद इस्टेब्लिश कर ली, अपने स्कूल्स खुद इस्टेब्लिश कर लिए, हॉस्पिटल, लॉयर्स वगैरह ने सब प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ब्रिटिशर्स की कोई जॉब नहीं करेगा किसी भी तरीके की। तो वो सारी चीज़ें स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट थी। लोगों ने क्या करा, जितने भी स्वदेशी क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े हुआ करते थे, उनको रोडों पे लाके जलाना शुरू कर दिया, और जो भी स्वदेशी गुड्स यूज़ किया करेगा उसका सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें 1905 से लेकर 11 तक लगातार चलती रही। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, एक इंडियन होम रूल सोसाइटी बनती है। ये सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है लंदन के अंदर। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मन है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। ये लंदन के अंदर जो सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी के पीछे बेसिक रीज़न था सेल्फ रूल दिखाना, कि हम इस काबिल हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं हम, कि खुद भी रूल कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को ज़रूरत नहीं है हमारे ऊपर रूल करने की। तो इसलिए इन्होंने ये मैसेज देने के लिए होम रूल सोसाइटी को बनाया। ठीक है, तो 1905 तक की चीज़ें आपके सामने कहीं ना कहीं क्लियर हो गई हैं। लॉर्ड मिंटो उसके बाद में आते हैं 5 से 10 तक के लिए। इनके समय में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन है, सूरत स्प्लिट होती है, और इंडियन काउंसिल एक्ट। ये तीनों चीज़ें हम लोग अब कल कर लेंगे। आज तो आपका टाइम ओवर हो गया, तो कल क्लास हम लोग कंटिन्यू, या नेक्स्ट क्लास आपका जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग का तब कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।